दुनिया के तल में 30,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, जिनकी देखरेख गहरे समुद्री गोताखोर करते हैं। इन्हें 300 मीटर तक की गहराई पर काम करना पड़ता है, जहां मानव शरीर पर असाधारण दबाव पड़ता है। इसी कारण यह पेशा दुनिया के सबसे खतरनाक पेशों में से एक माना जाता है। कहानी स्कॉटलैंड के तट पर घटित होती है, जहां एक भीषण तूफान आने वाला है। वहीं एक मरमत गोताखोर क्रिस लेमोस अपनी मंगेतर मोरोक के पास चला जाता है। क्रिस उसे बताते हैं कि उन्हें 4 सप्ताह की नई कमांड पर भेजा जा रहा है। वह वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा और इस दौरान मंगेतर अपना सामान भी सुलझा लेगी। अगले दिन क्रिस बंदरगाह पहुंचकर उस जहाज में चढ़ते हैं जिसे जल्द ही प्रस्थान करना है। जहाज के भीतर काम की भरमार होती है। चालक दल संकुचित ऑक्सीजन के भंडार की जांच करता है ताकि गोताखोरों को सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा मिल सके। वहीं क्रिस अपने मेंटर डंकन उल्का से मिलते हैं, जो चेतावनी देते हैं कि टीम में एक नया सदस्य भी है। लॉकर रूम में पता चलता है कि वह प्रसिद्ध और अनुभवी गोताखोर डेविड यूएस है। फिर योजना बैठक में सुपरवाइजर क्रेग टीम को 4 सप्ताह के लिए बारो कैमरा में रहने का कार्य समझाते हैं, जहां विशेष दबाव बनाए रखा जाता है ताकि समय समय पर गहराई में उतरने की व्यवस्था हो सके। टीम को एक विशेष क्षेत्र में गैस पाइपलाइन की मरम्मत करनी होती है। क्रेग गोताखोरों को 3 ब्रिगेड में बांटते हैं। क्रिस, डंकन और नए डेविड की टीम को ब्रिगेड ए का नाम दिया जाता है। ब्रीफिंग के बाद क्रिस डेविड से मिलना चाहते हैं, लेकिन डेविड ठंडे स्वभाव से पेश आते हैं। डंकन, जो डेविड के पुराने परिचित है, संक्षेप में बताते हैं कि क्रिस यद्यपि युवा है, पर उनमें अपार संभावनाएं हैं। इसके बाद पूरी ब्रिगेड बारो कैमरा में चली जाती है, जहां अगले 1 महीने तक उन्हें काम करना है। जैसे ही सभी सदस्यों की पुष्टि हो जाती है, क्रेग आदेश देते हैं कि लॉक खोलकर वातावरण को उग्र परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाए। गोताखोर विशेष प्रशिक्षण से गुजरते हैं, दबाव, तापमान और अन्य समुद्री कारकों के अनुकूल होने के लिए। क्रेग चेतावनी देते हैं कि यदि कोई निर्धारित डिप्रेशराइजेशन डिकम्प्रेशन के बिना रिजर्वायर से बाहर निकला तो उसे गंभीर डिकम्प्रेशन साइकिल का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप जानलेवा स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद जहाज ने श्रृंखला तोड़ते हुए लंगर छोड़कर उत्तर सागर की ओर प्रस्थान किया, जहां मरम्मत कार्य निर्धारित थे। अपना आकर्षक और मजबूत डिजाइन दिखाते हुए यह जहाज बंदरगाह से निकलता है और असीमित सागर में अपनी राह बनाता है, बिना तूफानी मोर्चे की परवाह किए। गोताखोर अपनी दूरी तय करते हैं, शारीरिक कसरत और बातचीत में समय बिताते हुए। दोपहर के भोजन के दौरान अनुभवी डंकन अपने सहयोगियों से स्वीकार करते हैं कि कंपनी ने उन्हें उम्र के कारण सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया है। यह रोटेशन उनकी करियर की अंतिम परियोजना होगी। स्पष्ट है कि वे उस काम से अलविदा होते हुए कुछ उदासी महसूस करते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी थी। वे उम्मीद करते थे कि वे कम से कम 10 और साल काम करेंगे। दिन के अंत में क्रिस अपनी मंगेतर द्वारा भेजा गया वीडियो संदेश देखते हैं, जिसमें वह उनकी आगामी शादी की योजना साझा करती हैं। इसी बीच जहाज एक अंडर वाटर गैस कलेक्टर के पास पहुंचता है, जहां मरम्मत कार्य शुरू होने वाले हैं। नेविगेटर डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम को चालू करता है, जो जहाज को एक ही जगह स्थिर रखने के लिए क्रेग टीम ए को गोताखोरी के लिए तैयार करने का आदेश देता है। गोताखोर जागते हैं और बारो कैमरा से गोताखोर डोम में प्रवेश करते हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसमें मनचाही गहराई पर उतरा जाता है। जब तीनों अपनी निर्धारित जगह पर बैठ जाते हैं तो क्रेग डोम को नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एक यांत्रिक मैनिपुलेटर उसे इनके पास ले जाता है और फिर पानी में छोड़ देता है। जब डोम 9 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है तो उतरना रोक दिया जाता है। इसके बाद गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले वे खुले हिंग में मौजूद समुद्री पानी को गर्म पानी और नली की मदद से गर्म करते हैं, ताकि गोताखोरी सुचारू रूप से हो सके। डेविड यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सिस्टम सामान्य है, गैस का प्रवाह ठीक है, संचार कायम है और वीडियो फीड उपलब्ध है, उपकरण के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेविड डोम से बाहर निकलकर खुले समुद्र में प्रवेश करते हैं और उनके साथी क्रिस भी समान प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उपकरण पहन लेते हैं, इससे पहले कि वे वरिष्ठ के साथ शामिल हो जाएं। इन्हें समुद्र के नीचे 6 घंटे बिताने हैं, जबकि डंकन डोम में ड्यूटी पर रहते हैं। गोताखोर एक दूरस्थ नियंत्रित निगरानी मीना तक जहाज से जुड़े तार के समान
आज सबसे गहरे तक उतरते हैं, अपनी फॉरनोट्स लाइट्स से सदियों पुरानी अंधकार को चीरते हुए। जब वे तले तक पहुंचते हैं तो जहाज से एक संपर्क केबल उतारा जाता है ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। एक बार संपर्क स्थापित होते ही गोताखोर गैस कलेक्टर के पास पहुंचते हैं, जहां उस केबल को एक विशेष कनेक्टर में जोड़ा जाता है। केबल से विद्युत प्रवाह आने लगता है और गैस कलेक्टर का प्रकाश जगमगाने लगता है। क्रिस पाइपों का निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट करते हैं कि पाइपों पर जंग का अत्यधिक असर है, जिसे साफ करना पड़ेगा। वह पाइपों के जटिल नेटवर्क में और गहराई तक उतरते हैं और सूचित करते हैं कि एक क्षेत्र में दबाव असामान्य रूप से बढ़ा हुआ है। इस हेतु वह एक समायोजित चाबी निकालते हैं ताकि दबाव कम किया जा सके। इसी बीच जहाज पर नेविगेटर ध्यान देते हैं कि डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो गई है और वह फेल हो चुका है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि सभी प्रोपेलर्स बंद हो जाएं, जिसके कारण जहाज अस्थिर हो जाता है। बिना नियंत्रण के लहरों पर बहते हुए जहाज अपने डूबने के स्थान से दूर चला जाता है। तूफानी लहरों के प्रभाव से जहाज के साथ गोताखोरी डोम भी खिसकने लगता है। डेविड ने इस गति को देखा और क्रिस को आदेश दिया कि वह कलेक्टर से ऊपर निकल जाए ताकि वह फंस न जाए। इस बीच डंकन पूरी पुपोविना जोड़ने वाली केबल को खोल देता है। तनाव से बचने के लिए कुंजी गिराकर गोताखोर तेजी से वापस तैरता है, लेकिन इस स्टील के मलबे के भूल भुलैया में उसे ऊपरी प्लेटफॉर्म तक पहुंचना आसान नहीं होता। वहां डेविड का इंतजार होता है, पर पुपोविना एक निकली हुई मलबे से जकड़ जाती है। क्रिस तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करता है कि जहाज के हिलने से पावर केबल कनेक्शन से बाहर निकल गई है और कलेक्टर डूब गया है। अंधकार में जहाज के कप्तान जेनसन देखते हैं कि ड्रिफ्ट रुक गई है। क्रेग समझते हैं कि इसका कारण क्रिस द्वारा फंसी पुपोविना है, जिसने कलेक्टर, डोम और जहाज के बीच एक प्रकार के लंगर का काम किया है। हालांकि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। अंततः जड़त्व के कारण बचाव के केबल का टूटना तय है। डेविड के पास क्रिस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पुपोविना नहीं बची और अब डोम से ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है क्योंकि पुपोविना दब गई है। वरिष्ठ गोताखोर अपने साथी को सलाह देते हैं कि वह बैकअप ऑक्सीजन स्रोत पर स्विच करे जो 10 मिनट के लिए पर्याप्त है। तभी जब पुपोविना अनिवार्य रूप से टूट जाती है और जड़त्व उसे नीचे धकेल देता है, तो क्रिस को कलेक्टर की छत पर वापस आना होगा ताकि डेविड उसे उठा सके और डोम में ला सके। कुछ ही क्षणों में पुपोविना असहज हो जाती है और टूट जाती है, जिससे क्रिस समुद्री तल पर गिर जाता है। डोम जहाज के साथ संपर्क खो देता है और प्रवाह के साथ बहता रहता है। डेविड अपने साथी से संचार करने की कोशिश करता है, लेकिन जवाब में केवल मौन सुनाई देता है। डंकन क्रिस के टूटे हुए होज को निकालता है, जिससे ऑक्सीजन की एक धार बाहर निकलती है और अनिवार्य रूप से गैस आपूर्ति बंद कर देता है। डेविड डोम तक पहुंचता है और ऊपर चढ़ जाता है। क्रेग दल को आपातकालीन स्थिति की सूचना देते हुए कप्तान जेनसन को सुझाव देते हैं कि जहाज को एंकर फेंका जाए ताकि वे दुर्घटना स्थल से बहुत दूर न हो जाएं। लेकिन कप्तान मना कर देते हैं क्योंकि समुद्र के तल पर मौजूद कई गैस पाइपलाइनों में से किसी एक को एंकर से नुकसान पहुंचने पर यह अभूतपूर्व पैमाने की पर्यावरणीय तबाही में बदल सकता है। दल को क्रिस को बचाने के लिए कोई और तरीका खोजना होगा। मैकेनिक रिपोर्ट करते हैं कि इंजन पूरी तरह से ठीक है, केवल उनकी स्वचालित नियंत्रण प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया है। कप्तान समझते हैं कि जहाज मैनुअल नियंत्रण पर वापस आकर प्रारंभिक बिंदु तक लौट सकता है और वह मैनुअल मोड पर स्विच करने का आदेश देते हैं। जहाज तूफानी लहरों के बीच मोड़ लेना शुरू कर देता है। इसी समय अकेले बचे गोताखोर अपनी ऑक्सीजन की संकेत रॉकेट जलाते हैं। उनके पास अब केवल 8 मिनट की ऑक्सीजन शेष है और वह समुद्री तल पर गैस कलेक्टर की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए, बचाव के लिए उन्हें कलेक्टर की छत पर चढ़ना जरूरी है। जहाज पर उस बिंदु के निर्देशांक पहले से मौजूद हैं, लेकिन अंधेरी समुद्री गहराइयों में एकाकी शरीर की तलाश करना अत्यंत मुश्किल काम है। गोताखोर अंततः उस संरचना तक पहुंचते हैं या रॉकेट फेंकते हैं और ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। स्थिति और भी जटिल हो जाती है क्योंकि अब उनके पास केवल 4 मिनट की ऑक्सीजन बची है और कलेक्टर की दीवारें चढ़ने के लिए डिजाइन नहीं की गई है। क्रिस बार बार गिरते हैं, लेकिन अद्भुत दृढ़ता और संकल्प के साथ वह जीवन के लिए लड़ते हुए ऊपर चढ़ते रहते हैं। कांच की तरह बहुमूल्य गैस के बचे हुए अंश को ग्रहण करते हैं और अपनी मंगेतर की याद में जीते हैं।
जिसने उन्हें एक वीडियो संदेश भेजा था। थोड़े ही समय में उनकी आंखें बंद होने लगती हैं। इसी बीच जहाज फिर से कलेक्टर के निर्देशांकों की ओर लौट आता है। कप्तान ने नेविगेटर से पूछा कि डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम में क्या गड़बड़ी हुई है। नेविगेटर स्वीकार करते हैं कि पूरी प्रणाली को रीसेट करने की आवश्यकता है। आमतौर पर यह प्रक्रिया बंदरगाह पर की जाती है क्योंकि इसमें कई घंटे लग जाते हैं। कप्तान जल्दी में समाधान निकालने का आदेश देते हैं क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है। नेविगेटर सर्वर रूम में जाकर वायर सीधे कनेक्ट कर देते हैं, जिससे चेक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सिस्टम तुरंत चालू हो जाता है। इस बीच सुपरवाइजर क्रेग ड्रोन ऑपरेटर को कलेक्टर के आसपास का निरीक्षण करने का आदेश देते हैं ताकि खोए हुए गोताखोर का पता लगाया जा सके। खोज में वे क्रिस को बेहोशी में एक ग्रिल पर लेटे पाते हैं। उनकी आंखें बंद हैं और मांसपेशियां ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसल रूप से सिकुड़ रही हैं। उस वक्त तक वह पहले से ही लगभग 7 मिनट बिना सांस लिए रह चुके हैं। क्रेग ड्रोन के मैनिपुलेटर का उपयोग करके गोताखोर के सूट को पकड़कर उसे डोम तक उठाने का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि ऑपरेटर डर के मारे मना कर देते हैं कि ऐसा करने से क्रिस की जान जा सकती है। तब क्रेग स्वयं पूल संभालते हैं। पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलती, लेकिन दूसरी बार वह डिवाइस को क्रिस के शरीर के इतने करीब ले आते हैं कि मैनिपुलेटर से बेल्ट पकड़ने की कोशिश की जा सके। दूसरी कोशिश में उन्हें सूट का एक हिस्सा पकड़ने में सफलता मिलती है। वह सावधानी से ड्रोन को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन कुछ अटक जाता है। नीचे लगी कैमरा पर देखा जाता है कि क्रिस ने एक अन्य काराबिन ग्रिल से जोड़ दिया है ताकि अगर वह बेहोश हो जाए और खुद को संभाल न सके तो भी प्रवाह उसे बहा ले जाए। जब से क्रिस ने डोम में 6 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के समय बिता लिया है, डंकन उनके साथ मिलकर स्थिति संभालने का प्रयास करते हैं। वे उस डूबे हुए मछुआरों के ट्रॉलर को खोजने और उनके मृत शरीर निकालने में जुटे थे, लेकिन सफल नहीं हो सके, जिसके कारण परिवार वालों को अंत में शोक संवेदना के साथ अंतिम विदाई देनी पड़ी। व्यक्तिगत सामानों के कारण डंकन के लिए यह अति आवश्यक है कि कम से कम अपने सहयोगी का शव उठाया जाए ताकि उनसे विदाई ली जा सके। इसी बीच तूफान में जहाज की स्थिति नियंत्रित रखने के लिए डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को आवश्यक केबलों को सीधे जोड़कर सक्रिय किया जाता है। नाविक जहाज को प्रारंभिक बिंदु पर ले जाते हैं, साथ ही नीचे स्थित डोम को भी उतारा जाता है कि काम को सरल बनाया जा सके। डेविड फिर से डूबने की तैयारी करता है ताकि अपने सहयोगी को बाहर निकाल सके। वह गैस कलेक्टर के पास उतरता है, अपनी काराबिन को अलग करता है और उसे अपने साथ जोड़ लेता है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने वाला होता है, ऊपर से आने वाली तूफानी लहरें जहाज को झकझोर देती हैं। डोम की ऊंचाई में अंतर के कारण वह कलेक्टर से टकरा जाता है, जिससे गोताखोरों पर चपेटा लगने का खतरा मंडराने लगता है। केवल डेविड की सतर्कता और त्वरित प्रतिक्रिया ही उसे और क्रिस को उस टक्कर से बचा पाती है। लहरें थम जाने के बाद डेविड पुनः पोपोविना गोपनीय केबल का सहारा लेते हुए ऊपर चढ़ता है, अपने साथी का शव लटकाए हुए। डंकन दूर से संचार के माध्यम से सलाह देते हैं कि काम को सरल बनाने के लिए जब डोम नीचे हो तो लहरों के साथ साथ चढ़ना चाहिए और जब ऊपर पहुंच जाएं तो कुछ देर ठहर जाना चाहिए। अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए डेविड डोम की सतह तक पहुंचता है और बिना जीवन के अपने सहयोगी को हैच में उठाता है, जहां डंकन तेजी से हेलमेट उतार देते हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बिना हवा के 5 मिनट तक नीले पड़ जाने के बाद डंकन अपने साथी को कृत्रिम श्वास देने की कोशिश करते हैं, जीवन की चमक लौटाने के प्रयास में। इसके बाद डेविड भी डोम में ऊपर चढ़ता है और दोनों मिलकर बचाए गए व्यक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया होगा। एक ऐसा परिवर्तन जिसे देखकर आंसू रोकना मुश्किल हो जाए। अचानक क्रिस बोलना शुरू कर देता है। उसकी बात सुनकर सहयोगियों में असीम खुशी फैल जाती है। वे जहाज पर सफल बचाव की सूचना देते हैं। पूरा क्रू उत्साह से झूम उठता है और सुपरवाइजर क्रेग कप्तान का तारीफ करते हैं कि उन्होंने अद्भुत काम किया है। इसके बाद सभी मिलकर काम रोकने और जहाज को बंदरगाह की ओर मोड़ने का निर्णय लेते हैं ताकि क्रिस को सुरक्षित घर लौटाया जा सके। ब्रिगेड बचाए गए व्यक्ति को बारो कैमरा में उठाती है, जहां डिकम्प्रेशन दबाव कम करने की प्रक्रिया स्लीपिंग कंपार्टमेंट में होती है और डेविड क्रिस के शारीरिक संकेतों की जांच करते हैं।
क्रिस स्वीकार करता है कि किसी क्षण उसे यह महसूस हुआ कि अब उसे जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह कमजोरी उसे अपनी मंगेतर के प्रति अपराध बोध से भर देती है, जिसे उसने अगले दिन जीवित वापस लौटने का वादा किया था। जल्द ही क्रिस अपनी मंगेतर को फोन करता है और बताता है कि परिस्थितियों के कारण उनकी रोटेशन रुक गई है और वह जल्दी ही घर लौट आएगा। इसके बाद क्रिस डंकन के साथ बारो कैमरा छोड़ देता है। जवान डंकन से आग्रह करता है कि उन्हें वरिष्ठों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें सेवानिवृत्तन भेजा जाए, परंतु अनुभव के साथ बुजुर्ग डंकन ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। इसके बजाय वे बारो कैमरा में वापस जाकर अपनी प्रिय नौकरी से अलविदा कहते हैं। क्रिस अपने घर लौटता है और बताता है कि रोटेशन को एक गोताखोर के लगभग मरणासन हो जाने वाले हादसे के कारण रद्द कर दिया गया था, लेकिन मोरोक समझते हैं कि असल में वह स्वयं ही मौत के कगार पर था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और घर की ओर बढ़ते हैं। कैमरा अब उत्तरी सागर की लहरों पर मंडराते हुए उस खूबसूरत, गहरे और बेरहम पानी को दर्शाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।